बात पुरानी हो गई है, लेकिन वो रात मुझे आज तक इस तरह याद है जैसे गुजरी हुई रात का वाकया हो। अचानक घटाएं गरजने और चमकने लगीं और इस तरह तेज और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जैसे हमारे झोंपड़े बहाकर अपने साथ दरिया में ले जाएगी। बिजलियां कड़कती थीं तो यूं लगता था जैसे जंग हम तक पहुंच गई हो और तोपें हमारे करीब ही फायर कर रही हों। बारिश का शोर कानों के पर्दे फाड़ रहा था। इसके साथ ही झक्कड़ भी था जो तेजो तुंद होता जा रहा था। मुझे झोंपड़े में घुटन सी महसूस होने लगी। मैंने झोंपड़े का दरवाजा खोल दिया। ये तूफाने बादे और बारां था, मुझे अच्छा लगता था। मेरे झोंपड़े के अंदर दिया जल रहा था। मैं लेट गया। हर रात की तरह उस रात भी कुछ यादें और कुछ बातें जहन में आ रही थी। बारिश और तूफान का शोर इतना ज्यादा था कि कोई हल्की फुल्की आवाज या आहट तो सुनाई ही नहीं देती थी, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे झोंपड़े के अंदर कोई आहट है जो इस तूफान की पैदा करदा नहीं। मुझे हल्की सी गुराहट भी सुनाई दी। पहले तो मैंने उसे टाल दिया और कोई तवज्जो ना दी, लेकिन गुराहट एक बार इतनी ऊंची हो गई कि मैंने लेटे लेटे सर ऊपर करके पीछे देखा तो मेरा खून ही खुश्क हो गया। एक भेड़िया झोंपड़े के अंदर आ गया था और वो मेरी तरफ देखकर आहिस्ता आहिस्ता गुर्रा रहा था। मैंने कोई हरकत ना की। अगर मैं डर कर उठ बैठता तो यह भेड़िया मुझ पर हमला कर देता। यह भी मुमकिन था कि दौड़कर भाग जाता, लेकिन दरिंदे का कोई भरोसा नहीं होता। मेरे पास यानी मेरे करीब कोई हथियार नहीं था। रिवॉल्वर और जापानियों की राइफलें वगैरह साथ वाले कमरे में थी। मैं सोचने लगा कि मैं उठा और दूसरे कमरे में गया तो भेड़िया हमला कर देगा, लेकिन यह खतरा भी था कि मैं लेटा रहा तो भी यह मुझ पर हमला कर सकता है। ये तो मैं जानता था कि भेड़िया बारिश से बचने के लिए अंदर आया है, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि भेड़िया अकेला नहीं हुआ करता। ये 2 नहीं तो 4 जरूर होंगे और इम्कान ये था कि ये ज्यादा भी हो सकते हैं और इसके बाकी साथी इसके पीछे अंदर आ सकते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे लिए बड़ा ही खौफनाक मसला पैदा हो गया। भेड़िया टहलता टहलता आगे चला गया और झोंपड़े के कोने में बैठ गया। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो उसकी तरफ फेंकता और वो भाग जाता। वो तो बड़े आराम से बैठ गया था जैसे ये झोंपड़ा मेरा नहीं उसका था। इसके साथ ये मुसीबत आई कि तूफान का एक ऐसा जोरदार झोंका आया कि झोंपड़े का दरवाज़ा ठा करके बंद हो गया। भेड़िया ज़रा सा बिदका और बैठा रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं भेड़िए से कहता कि लो भाई, तुम भी रात यहीं गुजार लो, लेकिन ज़रा शरीफों की तरह। मैं सो जाऊं तो तुम भेड़िएपन पर ना उतर आना। वो दरिंदा मेरी ख्वाहिशात का तो पाबंद नहीं था, ना वो मेरी ज़बान समझ सकता था। मैं दरवाजे के करीब था और भेड़िया सामने वाले कोने में बैठ गया था। मुझे यही एक सूरत नजर आई कि मैं उठकर दरवाज़ा खोलूं और बाहर निकल जाऊं, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि भेड़िया भी बाहर निकल जाता। इसमें ख़तरा यह भी था कि मैं उठा तो भेड़िया मुझ पर आ पड़ेगा। मैंने फिर दाएं बाएं देखा, लेकिन कोई एक भी ऐसी चीज़ मेरे करीब नहीं थी जो मैं उस पर फेंकता। मगर अब खतरा ये पैदा हो गया था कि दरवाज़ा बंद था और अगर मैं इसे छेड़ता तो वो अपने आप को कैद में समझकर मुझ पर बड़ा ही ज़ोरदार हमला करता। मैंने उसे देखा कि उसने अपना मुंह आगे करके नीचे रख दिया था जैसे वो सोना चाहता हो। मैंने सोचा कि खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। जूं ही उसने मुंह नीचे रखा, मैंने बड़ी तेज़ी से चादर अपने ऊपर से हटाई और बहुत ही तेज़ी से उठा और डाइव करने के से अंदाज में दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा मेरी टक्कर से खुल गया और मैं बाहर जा पड़ा। बारिश ऐसी तूफानी के बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता था। संभल कर अंदर देखा, भेड़िया कान खड़े करके गालिबन सोच रहा था कि ये क्या हुआ। वो बाहर आने के मूड में नहीं था। मैंने बाहर से पत्थर उठाया और बड़ी जोर से उसे मारा। पत्थर उसे लगा और वो कुत्ते की तरह चीखा और उठ खड़ा हुआ। मैंने एक और पत्थर मारा, तब वो दौड़ा और दरवाजे से बहुत तेजी के साथ निकलकर सीधा मेरी तरफ आया। मुझे उसके रास्ते से हटने की मोहलत ही ना मिली। वो डर कर और पत्थर खा कर भागा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो मेरी टांगों से टकराया तो मेरी दोनों टांगें मेरे नीचे से निकल गईं और मैं पीठ के बल गिरा और टांगें ऊपर हो गईं। भेड़िया इस तसादुम से और ज्यादा डरा और उसकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई। मैं इससे ज्यादा तेजी से था और अंदर को भागा और दरवाजा बंद करके अंदर से इस तरह जकड़ दिया कि खुल ना सके। एक तो मैं बारिश में भीग गया था और मेरे कपड़ों में से पानी टपक रहा था। इसके साथ ही कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए थे। भेड़िया तमाशा कर गया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बाल बाल बच गया। मैंने कपड़े उतार फेंके और एक चादर लपेट ली और दिया बुझाकर सो गया। सुबह उठकर बाहर देखा तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। ये बस्ती आबाद करने वाले कोई अकल वाले लोग थे। जहां झोंपड़े खड़े किए गए थे वहां जमीन एक तरफ से ऊंची और दूसरी तरफ से नीची थी। वहां पानी नहीं रुक सकता था। आगे जहां जमीन हमवार थी वहां झील बनी हुई थी। दरिया की तरफ देखा तो पता नजर नहीं आ रहा था। ऊपर के इलाकों में बारिश ऐसी ही बरसी होगी जिसमें दरिया को सैलाबी कर दिया था। सैलाब भी ऐसा कि दरिया के किनारे डूब गए थे। मेरे झोंपड़े के आगे तकरीबन 1 गज चौड़ा बरामदा सा बना हुआ था। वहां बहुत सी चिड़ियां और छोटे छोटे परिंदे मरे पड़े थे।
अगले रोज वांग और 5-6 दूसरे आदमी मेरी और मेरे झोंपड़े की खैरियत मालूम करने आए। वांग तो मेरा खलीफा बन गया था। उन लोगों ने बताया कि चंद एक झोंपड़ों की छतें उड़ गई हैं। बातों बातों में वांग ने कहा कि अब वो मुझे किसी दिन उस कस्बे में ले जाएगा जहां से ये लोग अपनी ज़रूरत की अशिया लाया करते हैं। हम कस्बे को ही जा रहे थे कि रास्ते में फजलदाद मिल गया और उसे उठाकर हम वापस आ गए थे। उस वक्त भी वांग और उसके साथी मुझे ये कहकर कस्बे की सैर के लिए तैयार कर रहे थे कि मैं एक ही जगह रह रहकर उकता गया हूँ, इसलिए बार बार कहता हूँ कि यहाँ से चला जाऊँगा। इसका इलाज उन्होंने ये सोचा था कि मुझे कस्बे में ले जाएं ताकि मेरे जहन से घुटन निकल जाए। अब वो फिर यही कह रहे थे। मैं खुद महसूस कर रहा था कि मुझे यहाँ से किसी तरफ कुछ देर के लिए चलना चाहिए। 3-4 दिनों के बाद अलग सुबह हम 3-4 आदमी कस्बे को रवाना हुए, लेकिन अब हम पैदल नहीं थे। हम 4 आदमी थे और 4 खच्चरें थीं जिन पर हम सवार थे। बस्ती में 5 खच्चर और 2 गधे थे। कस्बे तक रास्ता सीधा होता तो 15-16 मील था, लेकिन रास्ते में बड़ा ही घना जंगल था। दलदल वाली छोटी छोटी झीलें थी, ऊंची नीची टेकरियां और चट्टानें थीं और कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। वहां कोई आबादी ही नहीं थी तो रास्ता कौन बनाता। 16-17 मील का फासला 100 कोस का फासला लगता था। वहां जंगल का एक हिस्सा दुश्वार गुजार था और दरिंदों की वजह से खतरनाक भी। सबसे बड़ा खतरा उस सांप का था जो दरख्तों पर रहता है और कोई नीचे से गुजरे तो उसे पेशानी पर काट लेता है। फिर जमीनी सांप थे और जहां झीलें थीं वहां अजदहा और मगरमच्छ भी थे। ज्यादा खतरा दरख्त वाले सांप का था। हमारी बस्ती के जो लोग कस्बे को आते जाते रहते थे उन्होंने सफर के लिए कदरे महफूज इलाका देख रखा था और वो उसमें से गुजरते थे, लेकिन महफूज वो भी नहीं था। मैं राइफल तो साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि वो फौजी राइफल थी और कस्बे में पकड़ी जा सकती थी। वांग वगैरह ने मुझे बताया था कि कस्बे में फौजी दफ्तर भी है और फौजी इधर उधर घूमते फिरते भी हैं। उन कस्बों और बड़ी आबादियों में जो महाज के बिल्कुल करीब होती हैं, इंटेलिजेंस के आदमी वहां मौजूद होते हैं और मिलिट्री पुलिस की नफरी भी। वो हर किसी को शक्की निगाहों से देखते हैं। सिंगापुर, मलाया, बर्मा वगैरह जापानियों के हाथों गंवा कर अंग्रेज़ों को पता चला था कि जापानियों का जासूसी का निज़ाम उन मुल्कों की इंतहाई नाजुक और अहम रगों तक पहुंचा हुआ है। हिंदुस्तान में भी जापान के जासूस हिंदुस्तानियों की सूरत में मौजूद थे। अंग्रेज़ इस मामले में बहुत ज़्यादा हसास हो गए थे। मुझ पर यह शक नहीं हो सकता था कि मैं भगोड़ा फौजी हूँ। मेरी दाढ़ी खासी लंबी हो गई थी और मैंने समीउल्लाह का लंबा चोगा पहन रखा था। सर पर मौलवियों वाली पगड़ी थी और मैंने कंधे पर रुमाल डाल रखा था। ये सारा हुलिया किसी मौलाना या किसी पीरो मुर्शद का था। किसी को पता नहीं चल सकता था कि मैंने नेफे में अंग्रेज पायलट का रिवॉल्वर उड़स रखा है जिसमें 6 गोलियां हैं और 18 गोलियां बेल्ट में लगी हैं और बेल्ट मेरी कमर से बंधी है। हम जंगल में चले जा रहे थे। हम उस जगह से गुजरे जहां मैंने एक छोटा सा मगरमच्छ मारा था। फिर उस जगह से भी आगे निकल गए जहां फजलदाद मिला था। एक आदमी खच्चर पर सवार आगे आगे जा रहा था। वो नीचे कम और ऊपर दरख्तों को ज्यादा देखता जाता था। जिस दरख्त का टहन नीचे को आया हुआ होता उसे तो वो ज्यादा गौर से देखता था। ऐसे ही टहनों पर वो सांप होते थे जो ऊपर से झुककर नीचे से गुजरने वाले के माथे पर डस लेते थे। ये आदमी इसीलिए आगे था कि इसे उन सांपों को दरख्तों के पत्तों में से पहचान लेने का सही तजर्बा था। आसमान पर सावन के बादल मंडला रहे थे और एक तरफ से घटा उठ रही थी। हम गोरों की बातें करते जा रहे थे। मैं बार बार कहता था कि उन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होना है, लेकिन मैंने देखा कि उन लोगों को आज़ादी या गुलामी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस जंगल में शेर की मौजूदगी यकीनी थी। ये तो मैं बता चुका हूँ कि भेड़िए आम थे। पहले कभी मैंने ये भी बताया है कि जो इलाके जंग की जद में आ गए थे उन इलाकों के जंगलों में से दरिंदे भाग कर इस तरफ आ गए थे। मेरे साथी मुझे बताते थे कि हम चूंकि ज्यादा आदमी हैं इसलिए कोई दरिंदा हम पर हमला नहीं करेगा। दरिंदे अकेले वकेले आदमी पर हमला करते हैं। हम आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके थे। अब हम ऐसे इलाके में जा रहे थे जिसमें दरख्त कुछ दूर दूर थे और टीकरियां भी कुछ पीछे हट गई थी। चलने का रास्ता आसान हो गया था। हम एक टीकरी के साथ साथ चले जा रहे थे। टीकरी खत्म हो गई। वो आदमी जो हमारे आगे जा रहा था दाएं तरफ देख कर रुक गया। हम उस तक पहुंच कर रुके तो उसने टेकरी के पिछली तरफ इशारा किया। मैंने उधर देखा, किसी इंसान की हड्डियां बिखरी हुई थीं। हमारा गाइड उस तरफ खच्चर को मोड़ कर चल पड़ा। वांग ने उसे कहा कि रुक कर क्या करोगे, चलो आगे। लेकिन उस आदमी ने तो जैसे सुना ही ना हो। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे यूं शक हुआ जैसे उन हड्डियों के साथ 2 नाली बंदूक पड़ी हो। कपड़ों के टुकड़े तो साफ नजर आ रहे थे। मैंने अपना खच्चर उधर को मोड़ लिया। बाकी साथी भी वहां आ गए। वाकई वहां 2 नाली बंदूक पड़ी हुई थी और उससे कुछ दूर बेल्ट पड़ी हुई देखी जिसमें कारतूस उड़ से हुए थे। मैं खच्चर से उतरा तो बाकी भी सब उतर आए। मैंने बंदूक उठाकर खोली। उसमें 2 कारतूस पड़े हुए थे, लेकिन दोनों ही फायर किए हुए थे। मैंने बंदूक अपने एक आदमी को दे दी और कारतूस वाली बेल्ट
वो भी उठा ली। उस बदकिस्मत शख्स की हड्डियां अलग अलग पड़ी थी। पसलियों का पिंजर एक तरफ, उससे कुछ दूर खोपड़ी थी जिस पर अभी कुछ खाल बाकी थी और बाल भी थे। खोपड़ी के अंदर कुछ गोश्त था और इसी तरह किसी हड्डी पर जरा सी खाल चिपकी हुई थी और कुछ बाल भी थे। मुख्तसर ये कि हड्डियों की हालत बताती थी कि इस शख्स को चंद दिन पहले ही खाया गया हो। हड्डियां पुरानी नहीं थी। बंदूक से पता चलता था कि यह शिकारी था और शिकार के लिए आया था। हड्डियों पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। हम सब खच्चरों पर सवार हुए और वहां से चल पड़े। मेरे दिल पर कुछ बुरा ही असर हुआ और मैं सोचने लगा कि यह बेचारा ना जाने कौन था और इसके घर वाले इंतजार करते रहे होंगे कि वो शिकार मार कर लाएगा। कोई बेवकूफ़ आदमी था, मेरे एक साथी ने कहा। इस जंगल में अकेले शिकार के लिए आना खुदकुशी की कोशिश होती है। इन जंगलों में इंसान तो यूं मारा जाता है जिस तरह कीड़ा मकोड़ा पांव तले आ जाता है। इस जंगल में कोई तजर्बाकार शिकारी ही शिकार खेल सकता है। एक और साथी ने कहा, इसे दरिंदों ने मारा होगा। ऐसे ही बातें करते चले गए। दो साथियों ने दो शिकारियों का ऐसा ही अंजाम सुनाया और यही बातें करते करते हम कस्बे में दाखिल हो गए। इस कस्बे का नाम वोदन था। ये कस्बा नहीं बल्कि ये एक बड़ा गांव था। इर्द गिर्द बांसों के बने हुए बड़े अच्छे झोंपड़े थे और उनके आगे कुछ मकान पक्के भी थे और कुछ पत्थरों और मिट्टी के बने हुए झोंपड़े भी थे, लेकिन मेहनत और खूबसूरती से बनाए गए थे। मेरा ख्याल था ये एक गुमनाम गांव होगा जिसे जंग ने कुछ अहमियत दे दी थी। मैंने दूर ही से दो फौजी ट्रक देखे। फौज की वजह ही से इस कस्बे को अहमियत और रौनक मिली थी। कस्बे को इतना ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक ख़ास बात सुनाना चाहता हूँ। ये सुनाने से पहले मैं ये बता दूं कि उस ज़माने में स्मगलिंग के नाम से शायद बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन उस कस्बे में कुछ इस तरह की स्मगलिंग होती थी कि फ़ौजी राशन सिविल के कुछ जराइम पेशा आदमियों के हाथ लग जाता था। वो उसे ज़रूरतमंद लोगों तक अच्छी खासी कीमत पर पहुँचाते थे। जंग अजीम के दौरान अंग्रेज़ सारे हिंदुस्तान का अनाज और दीगर अशियाई खूर्दनी महाजों पर पहुँचता रहता था। फौज के सप्लाई के महकमे में वसी पैमाने पर करप्शन शुरू हो गई थी। हमारी बस्ती में जो राशन जाता था वो फौज का चुराया हुआ राशन होता था। हम कस्बे में दाखिल हुए। बाजार खासा बारौनक था। दुकानें खुली हुई थी। लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। चलते चलते वांग ने एक आदमी को आवाज़ दी। उस आदमी ने रुक कर पीछे देखा तो दौड़ा आया। वांग खच्चर से कूद कर उतरा और उसके साथ बगलगीर हो गया। वांग ने मेरी तरफ इशारा किया तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आया। मैं उसकी तरफ बढ़ा और उस आदमी ने झुककर मेरे साथ मुसाफा किया और मेरे हाथ चूमे। मेरे दूसरे साथी भी खच्चरों से उतर आए और वो शख्स उन सब से मिला। ये सब अपनी ज़बान में बातें करते रहे, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या कह और सुन रही हैं। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। मुझे मिलिट्री पुलिस के दो गोरे नजर आए जो आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। मैंने महसूस किया कि दो आदमी बड़ी गौर से मुझे देख रहे हैं। वो आगे गए और वापस आ गए। वापसी पर वो मेरे करीब से गुजरे और मुझे देखते गए। वो यकीनन इंटेलिजेंस के मुखबर थे। मैंने उनकी तरफ ध्यान ही ना दिया, लेकिन मैं उन्हें देखता रहा। वांग ने मेरे साथ उर्दू में बात करते हुए बताया कि ये शख्स जो उसे मिला है उसका पुराना दोस्त है और जब भी वहाँ आता है उसके पास कुछ वक्त गुजारता है। वांग ने कहा कि ये हम सबको अपने घर ले जाना चाहता है। मैंने वांग से पूछा कि इसने उस आदमी को मेरे मुतल्लिक क्या बताया। वांग ने कहा कि उसने ये बताया है कि मैं रंगून में दुकान करता था और हम इकट्ठे वहाँ से भागे थे। उसने मेरे मुतालिक ये भी बताया कि मैं रंगून की एक मस्जिद में इमामत भी किया करता था। वो शख्स बर्मा के एक और बड़े शहर मांडले का रहने वाला था और वहाँ से भागकर यहाँ आ गया था। वांग ने बाद में मुझे बताया था कि ये कोई शरीफ आदमी नहीं बल्कि मुअज़्ज़िज़ किस्म के मुजरिमों में से है और ये फरेबकारी और धोखाधड़ी का माहिर है। वांग ने उसका नाम बताया था जो इतना मुश्किल था जो मैं थोड़ी ही देर के बाद भूल गया था। उसके नाम का तलफ़्फ़ुज़ भी बड़ा मुश्किल था। आदमी हंसमुख और जिंदा दिल मालूम होता था। शक्लो सूरत के लिहाज से भी वो पुरकशिश था। वो हमें अपने घर ले गया। उसका घर छोटा सा लेकिन बड़ा ही खूबसूरत था। उसने हमें एक कमरे में बिठाया जिसमें बड़ी अच्छी किस्म की कुर्सियां रखी हुई थी और एक चौड़ी तपाई भी थी। साफ पता चलता था कि खुशहाल आदमी है। थोड़ी देर बाद उसका नौकर चाय ले आया जिसके साथ बिस्किट्स और एक दो और चीज़ें भी थीं। हमारा मेज़बान वांग से ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलता था। उसने मेरे साथ कुछ बातें की, फिर वो वांग और मेरे दूसरे साथियों के साथ अपनी ज़बान में बातें करने लगा। मैंने देखा कि बातें करते करते वांग और उसके साथी चौंके। इससे मैं समझ गया कि उसने कोई नया इंकशाफ किया है या कोई सनसनीखेज बात कह दी है। लो साहब, वांग ने मुझे कहा, ये हमें उस आदमी का वाकया सुना रहा है जिसकी हड्डियों का पिंजर वगैरह जंगल में देखा था। मैंने इसे बताया है कि यह बंदूक उसी की है जो हम उठा लाए हैं। वांग ने बंदूक और कारतूसों वाली बेल्ट उसे दिखाई। हमारे मेज़बान ने अपनी ज़बान में बात शुरू की और वो बोलता ही चला गया। एक बार उसने रुककर मुझसे उर्दू में कहा कि मेरे इन मेहमानों में सिर्फ वांग उर्दू समझता है, इसलिए मैं दूसरे मेहमानों की खातिर उनकी ज़बान में बात कर रहा हूँ।
उसने कहा कि ये आपको सारी कहानी सुना देंगे। इसके बाद वो फिर अपनी ज़बान में सारी बात सुनाने लगा। मैं अपने साथियों के चेहरों को देखता रहा। उनके चेहरों पर तरह तरह के तासुरात आते और जाते थे। ये कोई बड़ी दिलचस्प कहानी मालूम होती थी। चाय चलती रही और कहानी भी चलती रही और खासा वक्त गुजर गया। गालिबन 1.5-2 घंटे गुजर गए थे। आखिर हम उठे और मेज़बान से हाथ मिलाकर आ गए। वांग मुझे सैर कराना चाहता था, लेकिन मैं वांग से वो कहानी सुनना चाहता था जो उसे मेज़बान ने सुनाई थी। मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। बेहतर समझता हूँ कि आपको वो बात पहले सुना दूँ। मैंने वांग से कहा कि मुझे वो पहले ये बात सुनाए, लेकिन वांग ने कहा कि उस शख्स की मौत का वाक़या इत्मीनान से सुनाने वाला है। जब वापस चलेंगे तो रास्ते में सुनाता जाऊंगा। वांग ने मुझे सारे कस्बे में घुमाया फिराया। इसका अच्छा खासा असर व रसूख बाजार में नजर आया। अक्सर दुकानदार उसे आवाज़ देकर बड़े प्यार और मोहब्बत से या एहतराम से सलाम करते थे। मैं अपने मतलब की चीज़ें देखता फिर रहा था। 1-2 फौजी नजर आ रहे थे। मैं उन्हें गौर से देखता था। ये सब हिंदुस्तानी थे और गोरे फौजी जो नजर आते थे वो ज़्यादातर मिलिट्री पुलिस के थे। चलते चलते वांग एक दुकान के सामने रुक गया। दुकानदार के साथ उसकी सलाम दुआ थी और दुकानदार के पास चला गया। मैं ज़रा अलग खड़ा था। वही 2 आदमी जो मैंने पहले बताया है मुझे गौर से देख रहे थे, मेरे पास आ गए और मुस्कुराकर सलाम किया और हाथ मिलाया। मैं समझ गया कि ये मेरा ताक़ुब करते रहे हैं। उन्होंने जब बात की तो मैंने जाना कि ये बंगाली हैं। गहरी सांवली रंगत से तो वो बंगाली ही लगते थे, लेकिन उनका उर्दू का लबो लहजा साफ बताता था कि ये बंगाल के नहीं। आपको पहले कभी नहीं देखा, उनमें से एक ने कहा और पूछा, आप कहाँ रहते हैं? ये तो आप देख रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने कहा। रंगून में मेरी दुकान थी, बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन बेड़ा गर्क उन जापानियों का कि उन्होंने हमला कर दिया और वहां से भागना पड़ा। अब मैं जंगल में एक छोटी सी बस्ती में रहता हूँ। ये सब लोग मेरे साथ आए थे। आगे रास्ते बंद हो गए थे, इसलिए हम वहीं रुक गए। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। एक ने कहा कि वो सलेहट का रहने वाला है। दूसरे ने बोगरा का नाम लिया। बोगरा मशरकी बंगाल का एक शहर है। मैंने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ उनकी सप्लाई का कारोबार है और वो एक ठेकेदार के मामूली से हिस्सेदार हैं। वो मेरे साथ हाथ मिलाकर चले गए। तो वांग ने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें ऐसी वैसी बात तो नहीं बता दी। मैंने वांग से पूछा कि वो उन्हें जानता है। वांग ने बताया कि उन्हें वो अच्छी तरह जानता है। ये अंग्रेज़ों के जासूस हैं, मतलब ये कि वो इंटेलिजेंस के मुखबर थे। मैंने जो हुलिया बना रखा था और जिस तरह मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, यानी मौलवियों जैसी थी, इससे लोगों को धोखा दिया जा सकता था। इंटेलिजेंस के मुखबरों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती थी। इंटेलिजेंस वाले जानते थे कि जासूस अमूमन मेरे वाला भेस बदल लिया करते हैं और इबादत गाहों में बैठकर जासूसी किया करते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि उन मुखबरों ने मेरी बात सही मान ली थी या नहीं। बहरहाल हम थोड़ी देर बाद वहां से चल पड़े। हमें शाम से पहले पहले उस जंगल से गुजरकर अपनी बस्ती तक पहुंचना था।